समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सबिका सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। ये हफ्ता दुनिया के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी बिजी रहा है। एससीओ समिट पे दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स मिली हैं। ट्रंप के टैरिफ पे सिग्नल आए हैं नवारों से, एम्बेसीज से। इंडिया का जीएसटी रिफॉर्म आया है। इंडिया के कई राज्य इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपके सवाल और हमारे जवाब इस बातचीत को और आगे बढ़ा पाएंगे। शेखर, आज का एपिसोड में हमारे पहले सवाल से शुरू करती हूँ, जो संकल्प ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स पर इतनी तेज़ी से कदम बढ़ाया है। क्या कोई वजह है कि इन सभी सुधारों में अचानक से तेज़ी आ गई है? क्या मोदी सरकार को ज़मीनी स्तर पर कुछ असहज संकेत मिले हैं? देखिए, एक तो बात साफ है कि डिमांड नहीं थी भारत में, और डिमांड ऐसी चीज़ों की नहीं थी जो कि एक तरह की मिडिल क्लास की होती है, और जो अपर क्लास, जो रिच क्लास है, उसकी डिमांड ठीक ठाक थी। लेकिन जो मिडिल क्लास चीज़ लेती है, जैसे छोटी कार है, छोटी कार की डिमांड कम हो रही थी। पिछले महीने में 7% कम हुई है। बड़ी कार बिक रही थी जितनी बिकती हैं, बड़ी मोटरसाइकिल भी बिक रही थी, लेकिन छोटे स्कूटर मोटरसाइकिल जो रूरल एरियाज में ज़्यादा बिकते हैं, वो कम हो गए थे। ट्रैक्टर्स तक के ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो ये साफ था कि हालांकि आपको हेडलाइन ग्रोथ तो नज़र आ रही है 7.8, उसमें भी कुछ पेचा है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं अभी। लेकिन ये तो सबको नज़र आता है कि डिमांड नहीं है, और बार बार भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री कहते हैं भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब वो उनके सामने तो कहते हैं हाँ हाँ करेंगे, सच्चाई बताने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन साइड पे कहते हैं हम इन्वेस्ट कैसे करें कि जब डिमांड ही नहीं है। अगर मैं 50,000 कार बना रहा हूँ और बिक रही हैं 35,000, बाकी इकट्ठी हो रही हैं, तो मैं और 50,000 का प्लांट क्यों लगाऊं? इससे अच्छा मैं पैसा रखता हूं। तो ये सारी इकोनॉमी में डिमांड की बहुत कमी है, और ये एक तरह से डेस्परेट तरीका है कि डिमांड को बढ़ाने का, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी बात है, किया गया, बहुत पहले करना चाहिए था। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, खास करके जो खाने पीने की हैं, जहाँ पे 18% चार्ज करना एक बहुत अन्याय था। तो मैं तो अभी चाहता था कि कुछ और भी चीज़ें कम की जाएं, जैसे कि जिसको हम सिन टैक्स कहते हैं 40%, वो भी बिना बात की बात है कि 350 सीसी से बड़ी मोटरसाइकिल है तो उसके लिए 40% हो जाएगा। ये सब एक तरह का इंस्पेक्टर राज ही होता है, क्योंकि कोई कल को फिर 349 सीसी की बना देगा। कोई होटल का जैसे कह दिया कि 7,500 रुपये किराया है रात का, तो आपको 5%, पर उससे ज़्यादा है तो आपको इतने परसेंट, तो 18%। तो अब कोई क्या करेगा? काफ़ी होटल ऐसे हैं, सब तो 5 स्टार नहीं है, काफ़ी होटल ऐसे हैं वो अपने किराए को ब्रेक करेंगे, कुछ खाने का बना देंगे, कुछ इंटरनेट यूज़ का बना देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बना के वो फिर जो 10,000 है उसको 7,449 दिखा देंगे। तो ये 499, तो ये बिना बात की बात है। ये चीज़ें और भी सिंप्लीफाई करनी चाहिए। ये जो टैक्स है गुड टैक्स है, लेकिन जो एस है जीएसटी, कहते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स, तो गुड भी है और टैक्स भी है। सिंपल अभी और हो सकता है, और बहुत हो सकता है। जब वो सिंपल होगा तब वो असली सुधार होगा। तो ये अब मौका था, एक ही साथ इसको कर देना चाहिए था, लेकिन काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि स्टेट्स को भी बीच में मिलना होता है और देखना होता है किसका शेयर कहाँ जाएगा। सबसे अच्छी बात जो इसमें हुई है, वो सेसेस खत्म हो गई है। पहले क्या था कि जहाँ पे आप सिन टैक्स बोलते थे, तो सिन टैक्स जो पाप कर रहे हैं, पाप का मतलब बड़ी गाड़ी है तो पाप है, सिगरेट पी रहे हैं पाप, चलिए ठीक है, पर बड़ी बड़ी गाड़ी है तो वो पाप है, इससे ऊपर चीज़ है तो वो पाप है। तो वो सब पहले एक टैक्स नहीं था, 28% टैक्स था टॉप रेट, उसके ऊपर सेस लगाई हुई थी 22%। जो सेस थी
उसमें एक ट्विस्ट ये थी कि जो सेस का पैसा था, जो बाकी जीएसटी का पैसा है, वो केंद्र में और राज्यों में विभाजित होता है, डिवाइड होता है। लेकिन जो सेस का पैसा होता है वो सारा केंद्र के पास रह जाता है, तो राज्य बेचारे देखते रह जाते थे। अब वो जो पहले 28 प्लस 22 50% था, जैसे मान लीजिए बड़ी गाड़ी के ऊपर, इनोवा भी बड़ी गाड़ियों की कैटेगरी में है, ये नहीं कि वो बहुत बड़ी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और मेबैक है। इनोवा को भी बड़ी गाड़ी की कैटेगरी में रखा है। तो उसमें अब सीधा 40% टैक्स है, 40% टैक्स है, लेकिन सेस नहीं है। तो उसमें दो चीजें हुई, एक तो फिर भी आपको कुछ परसेंट की रियायत मिल गई, जो 50% था, किसी का 48 बनता था, वो अब 40% फ्लैट रहेगा। और दूसरी बात, जितना ये 40% है, ये केंद्र और राज्यों में विभाजित होगा। अब केंद्र उसके ऊपर से मलाई उठा के अपने आप ले गई और नीचे से छाछ दे दी। वो भी राज्यों को आधा तुम्हारा हिस्सा आधा हमारा हिस्सा, वो अब नहीं होगा। ये एक सुधार भी है। अब शेखर, हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक और सवाल आया है जो जीएसटी को थोड़ा टैरिफ से जोड़ दे रहा है। ये सवाल राणा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि नए जीएसटी नियमों का टैरिफ पर कितना प्रभाव होगा। इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि रेट्स में कमी से सरकार का रेवेन्यू जनरेशन पर कितना असर पड़ेगा। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स अपने वादे पूरे ना करने का दोष इन रेट्स की कमी पर डालेंगे? देखिए, आपने 3 बड़े अलग-अलग सवाल पूछे। पहली बात तो इनका टैरिफ्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टैरिफ तो अमेरिका के लोग देंगे। जो अमेरिका में बायर है वो टैरिफ देगा। टैरिफ का फ़र्क इंडिया को इसलिए पड़ता है कि जो हमारा सामान बाहर जाता है, वो उसका दाम फिर अमेरिकन खरीदने वाले के लिए महँगा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ ज़्यादा है। अब मान लीजिए कपड़ा है, मान लीजिए कुर्ता ही है, और ख़ास करके जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वहाँ पे बहुत इंडिया से कपड़ा भी बना हुआ पहनते हैं। मान लीजिए ये कुर्ता है, ये अभी आप जो कंपनी जो इसको बनाती है, अब मान लीजिए कि वो 1500 रुपए या 2000 रुपए में उसको एक्सपोर्ट कर रही थी, जिसका मतलब हो गया कि करीब $25 या इस तरह से कुछ $20 का एक्सपोर्ट कर रही थी। तो वो पहले बिना टैरिफ के जा रहा था, तो उतने का ही वहाँ पे खरीदने वाले को पड़ता था। अब उसके ऊपर 50% टैरिफ जब लगेगा, तो जो चीज़ $20 की गई है, वो 30 की हो जाएगी। उसी को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, थाईलैंड तो इतना भी नहीं है, वियतनाम से कोई बना के भेज देगा, उसके ऊपर टैरिफ नहीं है, तो वो $20 का ही होगा, या वो उसके ऊपर 25% है तो वो 25 का होगा। तो 50% टैरिफ जो है, ये एक एम्बार्गो की तरह है। ट्रेड एम्बार्गो होता है ना, आपसे कुछ नहीं खरीदा जाएगा, जो पहले साउथ अफ्रीका के ऊपर था, तो ये ट्रेड एम्बार्गो की तरह है। तो ये वहाँ लगता है, उसका असर यहाँ नहीं है। यहाँ पे इसका एक और तरह से असर ये पड़ेगा कि टैरिफ की वजह से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अब भारत के बाहर नहीं बिकेंगी। अभी टाइम लगेगा और मार्केट ढूंढने में। तो तब तक मान लीजिए कोई लूम है, लूम इंडस्ट्री, हैंड पावर लूम है, वो बेडशीट्स बना रहा है या और कपड़े बना रहा है, तो उसको ये मौका मिलेगा कि शायद क्योंकि दाम इंडिया में कम हो गया, तो लोग इंडिया में ज़्यादा खरीद लेंगे। तो टैरिफ से तो इसका इतना ही कनेक्शन है, उससे ऊपर कनेक्शन नहीं है। दूसरा, इससे जैसे सारे राज्यों ने और केंद्र ने मिलकर नेगोशिएशन करी है, लगता नहीं कि ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा। दो बातें हैं, एक तो ये कि काफ़ी चीज़ें अभी भी जो महंगी हैं 40% पे रखी हुई हैं, और स्टेट्स को उससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो पैसा जो केंद्र सरकार अपने आप इस बंदर बाट में सेस में ले जाती थी, वो राज्यों के साथ डिवाइड होगा। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से अगर कंजम्पशन बढ़ जाए, अगर डिमांड बढ़ जाए, तो जब या तो इतने से केक को आप काटेंगे तो उसमें बोलेंगे मेरे को इतना पीस, मेरा इतना पीस, लेकिन अगर केक ही बड़ा हो जाएगा तो सबको ज़्यादा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर डिमांड बढ़ी इससे, तो फिर ये रेवेन्यू न्यूट्रल भी हो सकता है। एकदम नहीं होगा, लेकिन 1-1.5 साल में हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि 1-1.5 साल में, बल्कि उसके पहले ही इसके अंदर और सुधार हो, और वो आएगा क्योंकि भारत में टैरिफ लगते हैं वो कम होने वाले हैं। जैसे इंडिया यूके का एफटीए हुआ है, वहाँ टैरिफ कम हो गए हैं। अमेरिका से जो सामान आ रहा है, काफ़ी टैरिफ तो हमने डर के मारे ही कम कर दिए हैं उनके कई चीज़ों के, और भी कम किए जाएंगे जब भी ट्रेड डील होगी। ईयू के साथ बड़ी ट्रेड डील के नेगोशिएशन हो रही है। वो कल भी प्रधानमंत्री की और ईयू के नेताओं की और हमारे विदेश मंत्री की और ईयू के नेताओं की बातचीत हुई है कि साल के अंत तक उसको ख़त्म करना है। मेरे ख्याल उसमें 26 चैप्टर हैं,
13-14 चैप्टर हो चुके हैं, जो बड़ी पेचीदा होती है नेगोशिएशंस, पर जब वो हो जाएगा तो जनरली भारत में जो चीज़ें आ रही हैं उनके टैरिफ भी कम होंगे, तो उन सब चीज़ों से लगता है भारत में डिमांड कुछ बढ़ेगी। अब हमने ट्रेड डील्स की बात करी और ग्लोबल पावर्स कैसे साथ आ रही हैं ट्रेड डील्स नेगोशिएट करने के लिए, तो हमारा अगला सवाल इसी पे है जो हमारे काफ़ी पुराने मेंबर सीबी उन्नथन ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं ट्रेड डील करने की ये अचानक हड़बड़ी क्यों है? अमेरिका सभी देशों के साथ ट्रेड डील्स पर जोर दे रहा है। भारत और यूके ने एक समझौता किया है और कई देशों के बीच इस पर बातचीत चल रही है। अब तक व्यापार कैसे होता था? क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका है? क्या इन समझौतों की कोई एक्सपायरी डेट होती है जिस पे सभी समझौते समाप्त हो जाते हैं और देश नए समझौते बनाने की कोशिश करता है? देखिए, डब्ल्यूटीओ एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन था और उससे सारे दुनिया में ट्रेड में कुछ रूल बनाए गए, बल्कि उसमें कोई टैरिफ लगाता तो आप वहाँ पे अपील भी कर सकते थे, कोर्ट की तरह भी काम करता था। जब अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पे अभी टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, तो भारत भी डब्ल्यूटीओ में गया था। लेकिन दुनिया में जो ट्रेड है उसको दो देश उसके ऊपर हावी है। एक अमेरिका है, वो सबसे बड़ा बायर है। एक चाइना है जो सबसे बड़ा सेलर है। चाइना का इस समय जो ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी करीब ऐसे ही कई $100 बिलियन में है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी सिस्टम को, डब्ल्यूटीओ के सिस्टम को मानने से मना कर दे तो डब्ल्यूटीओ का सिस्टम हिल जाता है। बाकी देश मिलके उसको वोट देके कि आप तो 2 वोट हो और या आपका 1 वोट एक तरफ है, हम 200 वोट एक तरफ है, ऐसे नहीं चल सकता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूटीओ को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और वो सबसे अपने अपने टैरिफ लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के साथ बड़ा लूटा, सबने लूटा और सब वहाँ पे मुफ्त में भेज रहे हैं, हमारे यहाँ टैरिफ लगता नहीं है। उनका जो माइंडसेट है वो पुराने कस्टम्स कलेक्टर का है कि मैं ये टैरिफ इकट्ठे करूँगा, और वो कहते हैं कि जो 1900 पता नहीं कितने में, 13 में, 14 में हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स था ही नहीं, सिर्फ टैरिफ से काम चलता था। उसी के बीच में अपना बिग ब्यूटीफुल बिल लाए हैं, वो भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं हुई हैं, इनसे एक इंस्टेबिलिटी हो गई है, अस्थिरता हो गई है। देश आपस में एफटीए करते थे डब्ल्यूटीओ के होते हुए भी, लेकिन वो एफटीए भी डब्ल्यूटीओ के लिमिट्स में होते थे कि कोई एफटीए ऐसा ना हो जो डब्ल्यूटीओ के भी बाहर हो जाए। अब डब्ल्यूटीओ के अंडर ही हम बोलते थे एमएफएन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो कि बहुत दिन कंट्रोवर्सी थी कि भारत ने पाकिस्तान को दिया हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन और पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिया है। वो सच्चाई थी, लेकिन ये नहीं कोई किसी कंट्री को आप स्पेशल फेवर दे रहे हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। वो डब्ल्यूटीओ में कैटेगरी थी और ज़्यादातर देश एक दूसरे के साथ एमएफएन स्टेटस में काम करते थे, एक दूसरे को देके। पाकिस्तान में ये बात, मैं आपको एक साइड बाय स्टोरी बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत बहुत पेचीदा हो गई थी। हालांकि उनको हमसे बहुत साल से मिला हुआ था एमएफएन, पर वो हमें देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की उर्दू प्रेस में वो कहते थे क्या पाकिस्तान भारत को यारों का यार कह सकता है, तो उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन को यारों का यार में ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो एकदम डेड ऑन अराइवल था। लेकिन फिर भी भारत की ये सोच थी और मैं उससे सहमत हूँ कि पाकिस्तान के साथ व्यापार जनरली भारत के लिए अच्छा है, ना सिर्फ इसलिए कि ट्रेड सरप्लस है, पर इसलिए भी कि इससे पाकिस्तान के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल तबके को वेस्टर्न इंटरेस्ट बनता है भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक रखने के लिए। और कुछ चीज़ों में लोगों का फ़ायदा भी होता है, कभी प्याज की शॉर्टेज होती है वहाँ पे, कभी आटे की शॉर्टेज होती है, कभी बिजली की शॉर्टेज। बिजली के हालांकि हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना नहीं किया, पर बहुत चीज़ें हैं, हमारा इतना बॉर्डर है। आजकल तो हालात कुछ और है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि एक एमएफएन स्टेटस होता है डब्ल्यूटीओ में, उसके बावजूद देश आपस में समझौते करते थे, एफटीए करते थे। जैसे कि आरसीईपी बना, आरसीईपी हमारे पूर्व की तरफ है, ईस्ट एशिया में, उसमें भारत नहीं आया ये सोच के और ये कह के कि चाइना उसको डोमिनेट करेगा, लेकिन आरसीईपी बना। ऐसे ही अमेरिका में नाफ्टा बना, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको थे। तो ऐसे एक मर्कोसुर है, ऐसे बहुत जो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका का है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो डब्ल्यूटीओ के होते हुए भी थी। सिबी का ही दूसरा सवाल ये है कि यूएस डॉलर इतना शक्तिशाली क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स करेंसी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, बल्कि ये है
कि इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ता है जब और देश और करेंसीज में व्यापार करना शुरू कर देते हैं? देखिए, और देश और करेंसी में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब व्यापार बराबर हो। अगर आपने जितने का खरीदा उतने का बेचा, ठीक है, फिर तो आप बार्टर कर सकते हैं ना। पुराने ज़माने में तो बार्टर ही होता था। जैसे इंडिया सोवियत यूनियन का भी ट्रेड था, वो एक तरह का बार्टर था, जिसको रूपी रूबल ट्रेड कहते थे। उसमें था कि आप कितने लाख शू अपर्स भेजोगे तो आपको एक T-72 टैंक मिलेगा। तो वो एक तरह का बार्टर था। लेकिन जब आपकी ट्रेड, हर कंट्री की ट्रेड बैलेंस नहीं होती, किसी के पास सरप्लस होता है, किसी के पास डेफिसिट होता है। अब जिसके पास सरप्लस है उसको आप अपनी करेंसी दे दें, उसका वो क्या करेगा? तो वो करेंसी जब कन्वर्टिबल होगी तभी वो उस करेंसी से जाके किसी और देश से कुछ ले सकता है। हर देश की करेंसी कन्वर्टिबल नहीं है। अब ये बहुत पेचीदा मसले हैं। हर देश की करेंसी फ्री फ्लोटिंग भी नहीं है, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होता है। तो अब जैसे दुनिया में डॉलर है, ये सबसे बड़ी कन्वर्टिबल करेंसी है और इसीलिए वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। हर देश अपना सरप्लस पैसा डॉलर में जहाँ तक है रखता है और व्यापार भी डॉलर में करता है। अब जैसे भारत और रूस का व्यापार हो रहा है इस समय, भारत का बहुत नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, वो सिर्फ इसलिए कि भारत ये तेल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल। तो काफ़ी पेमेंट उसके रुपए में हो रही है। अब रूस को समझ नहीं आ रही कि उस रुपए से क्या करें। अगर वो डॉलर से होती तो रूस डॉलर से जो मर्जी ले सकता था, लेकिन वो डॉलर से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सैंक्शंस हैं, आपके बैंक डॉलर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो कुछ लोग कुछ तरीके निकाल रहे हैं, लेकिन काफ़ी अभी रुपये में है। तो ये जो एक करेंसी है दुनिया में, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग है, वो भी एक कन्वर्टिबल करेंसी है, यूरो भी कन्वर्टिबल करेंसी है, और अब एक तरह से रेनमिनबी युआन जो चाइना का है वो भी मोर और लेस कन्वर्टेबल है, लेकिन इन सब में इतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं है। तो डॉलर अभी भी एक स्टैंडर्ड है, तो सब लोग डॉलर में काम करते हैं। तो डॉलर में क्योंकि लोगों का यकीन है, इसलिए जो अमेरिकन ट्रेजरीज होती है, जो अमेरिकन बॉन्ड्स होते हैं, उनको लोग खरीदते हैं। जैसे भारत के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, या किसी देश चाइना के पास, तो उसको आप कहाँ रखेंगे? उसको अपने बैंक में तो रख नहीं सकते, उसको आप फॉरेन एक्सचेंज में रखेंगे ना। तो वो फॉरेन एक्सचेंज एसेट जो होता है वो ज़्यादातर यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स जिन्हें कहते हैं उसके अंदर होता है। इस टाइम यूएस गवर्नमेंट के 29 ट्रिलियन डॉलर्स, भारत की तो इकोनॉमी भी 4 ट्रिलियन डॉलर हुई है, हमारी इकोनॉमी से 7.5 गुना बड़ा ज़्यादा उनके सिर्फ सॉवरेन बॉन्ड्स है, जिसको कि वो ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। तो सब दुनिया उसमें पैसा डालती है और अमेरिका फिर डॉलर छापता रहता है। तो इसके फ़ायदे भी नुकसान भी, जो नुकसान होता है वो कुछ अमेरिका में होता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है अमेरिका में, और दुनिया को भी थोड़ा डर रहता है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गई तो सारी दुनिया में असर होगा। तो ये सब पेचीदा मसले हैं, इसके लिए कोई मॉनिटरी इकोनॉमिस्ट चाहिए आप बात करने के लिए, जो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ब्रिक्स करेंसी, देखिए ब्रिक्स करेंसी कोई बनने वाली नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स में अगर आप देखें तो उसमें आप साइज सबकी इकोनॉमी का देखें तो चीन की इकोनॉमी करीब इस समय 19 ट्रिलियन है, भारत की इकोनॉमी करीब 4 ट्रिलियन है, ये नंबर 2 है। रशिया की इकोनॉमी 1.7 ट्रिलियन है, शायद 2 हो, इंडिया से करीब हाफ है। उसके बाद ब्राज़ील हैं, चलो ठीक है, उनकी भी ठीक है, लेकिन सबको अगर आप देखें तो ब्रिक्स का 80% से ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो चाइना की है। तो जिसको आप ब्रिक्स करेंसी बोलेंगे वो चाइनीज़ युआन ही होगा। तो ना उसको भारत चाहता है, ना उसको ब्राज़ील चाहता है, ना उसको रशिया चाहता है। तो ये एक ब्रिक्स करेंसी कहने की बात है। हाँ, अब जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो चाहें तो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड फिर उनकी बराबर बराबर होगी। देखिए इंडिया और चाइना का बहुत अच्छा उदाहरण है। इंडिया के पास 110 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, वो चाइना को डॉलर मिलता है। अब अगर इंडिया चाइना को रुपया दे रहा होता तो चाइना वो रुपये को लेके कहाँ जाता? उस रुपए से भारत में क्या खरीदता, जब चाइना भारत से कुछ खास इंपोर्ट कर ही नहीं रहा है? तो फिर वो बात अड़ जाती, क्योंकि उसको वो ट्रेड फिर आगे चल नहीं सकती है। और अगर मान लीजिए ब्रिक्स करेंसी भी होती, तो ब्रिक्स करेंसी क्या वो कन्वर्टिबल करेंसी है? क्या वो यूरो की तरह है? यूरो तब बना जब सारे देशों ने यूरोपियन यूनियन बना ली और एक शेंगन पासपोर्ट वीज़ा सिस्टम भी हो गया, और अब यूरोप में कहीं से भी कहीं बिना इमिग्रेशन चेक के जा सकते हैं अगर आप यूरोपियन हैं।
यहाँ संभव है, या इंडिया पाकिस्तान में जाएंगे कोई गोली मार देगा, इंडिया बांग्लादेश में जाएंगे कोई गोली मार देगा, इंडिया चाइना में जाएंगे दोनों साइड गोली मार देंगी। तो ये सारी कहानियां हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। ये ब्रिक्स करेंसी जो है एक सोशल मीडिया की फैंटेसी है। शेखर, हमारा अगला सवाल संचित सुमन ने भेजा है। वो पूछ रही हैं कि हमारी डेयरी और फार्म इंडस्ट्री किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बाधा क्यों बनती है। वो कहती हैं कि हम आरसीईपी से बाहर हो गए थे और यह अमेरिका के साथ फिर से एक विवादपूर्ण बन गया है। देख क्या सरकार ने इन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट में प्रतियोगी बनाने की कोशिश नहीं की? देखिए, आपने काफ़ी पेचीदा सवाल पूछे। पहली बात तो ये कि आरसीईपी से जो भारत का जो बाहर रहने का कारण है, वो सिर्फ ये है कि एक डर था कि चीन वहाँ बहुत डोमिनेट करता है और चीन अपना सामान भेजेगा, मान लीजिए मलेशिया को, वहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो आएगा वो चीन का, लेकिन नाम से आएगा मलेशिया के। तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हमें आरसीईपी ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि चीन के साथ तो हमारा ऑलरेडी डेफिसिट $110 बिलियन है, उससे आगे तो बढ़ेगा नहीं, और उससे हमें फ़ायदे होते क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट भी कम ड्यूटीज़ पे, कम टैक्सेस में जाते हैं, और हमारी तो लुक ईस्ट पॉलिसी है ही। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी के कॉन्ट्रडिक्शन में गया। एक ये बात। दूसरी बात, फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, खेती बाड़ी, जो हर देश में बहुत सब्सिडाइज्ड होती है। भारत में सब्सिडी है, अमेरिका में उससे बहुत ज़्यादा सब्सिडी है। सऊदी अरेबिया अपना गेहूं क्यों उगाता है? वो तो जितना मर्जी गेहूं खरीद सकता है, लेकिन वो इतना पैसा खर्च करता है पानी निकालने के लिए, क्योंकि हर हर देश चाहता है कि मेरे पास कुछ फूड सिक्योरिटी भी रहे। और जो किसान होते हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की सिर्फ 1% जनता खेती बाड़ी करती है, 1%, लेकिन उनके बड़ी बड़ी ज़बरदस्त लॉबी है, और वो सारे के सारे ट्रम्प की लॉबी हैं। इसलिए ट्रम्प चाहते हैं कि कुछ उनके एग्रीकल्चर का बाकी देश खरीदें, लेकिन अमेरिका भी अपनी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो सब्सिडाइज करता है बहुत हाई लेवल पे। जापान को अब देखिए, जापान राइस इंपोर्ट्स, जापान दुनिया में सबसे महंगा चावल उगाता है, लेकिन फिर भी वो उगाता है क्योंकि वो चाहता नहीं कि और देशों के ऊपर निर्भर हो जाए, और जापान के लोग चावल उगाना भूल जाएं, धान उगाना भूल जाएं। तो अभी जो अमेरिका से उसकी टेंशन हो रही है वो राइस इंपोर्ट्स पे हो रही है। वो ट्रम्प कह रहे हैं हमारा राइस खरीदो। तो ये हर देश के लिए सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। भारत की एक समस्या है, एक तो ये कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें सुधार हुआ ही नहीं है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो फार्म बिल्स आए थे वो विड्रॉ करने पड़े, और वो विड्रॉ इसीलिए करने पड़े कि सरकार ने उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। सबसे पहली बात हुई कि उसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया, जो नहीं लाना चाहिए। जब इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं जिससे 40-45% आपके देशवासियों को फ़र्क पड़ता है, तो उसको आप ऑर्डिनेंस की तरह नहीं ला सकते। उसको पार्लियामेंट में लाके 1 हफ्ता 2 हफ्ता डिबेट करके उसके बाद में पास करना था, क्योंकि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाए तो सब लोगों को उसमें शक हो गया। अगर वो होता तो कुछ एरियाज़ में हमारी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव हो जाती। कुछ एरियाज़ में है भी, हमारे काफ़ी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी हैं, लेकिन हमारे बहुत एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स भी हैं। हमारे बड़े इंपोर्ट्स हैं, करीब $20 बिलियन, बिलियन $20 बिलियन हम खाद्य तेल, एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो एडिबल ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, आप छोड़ दीजिए सरसों को, छोड़ दीजिए आप कोकोनट ऑयल को, छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी ऑयल्स हैं ज़्यादातर हमारे इंपोर्टेड हैं, हमारे पास बहुत कमी है। दालें हम $5-6 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं। खाद, फर्टिलाइजर्स हम $10 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है ये रिफॉर्म्ड नहीं है, ये रिफॉर्म को मिस कर गई और बार बार हम उसे कर नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये, एक असली समस्या ये भी है कि हमारा जो फार्म साइज़ है बहुत छोटा है। जैसे अमेरिका में तो 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, 25,000 हेक्टेयर्स के फार्म्स हैं, तो वहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। हमारे यहाँ 1-1 एकड़ का, आधा एकड़ का, और जैसे परिवार आगे जा रहे हैं, आज किसी का 3 बच्चे हुए तो वही ज़मीन 3 में बढ़ गई, तो हमारे यहाँ वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं। और जो हमने तरीके निकाले थे, या कंसोलिडेशन का, या कोऑपरेटिव्स का, या कॉरपोरेट फार्मिंग का, कि 50 किसान मिलके अपनी ज़मीन का एक ग्रुप बनाएं, पूल करें, और एक कॉरपोरेट को दे दें, और कॉरपोरेट उनको उसका किराया दे दे, तो वो हमारे यहाँ नहीं चल पा रहा है, क्योंकि शक भी बहुत है लोगों में, और शुबा जिसे कहते हैं बहुत है, सस्पिशन है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो पॉलिटिक्स है और एक्टिविस्ट हैं वो भी इसके बहुत खिलाफ हैं। अभी आप पंजाब में देखें, आम आदमी पार्टी ने कुछ कोशिश की थी लैंड पूलिंग की,
लेकिन बिल्कुल उसका इतना सोशल मीडिया पे, वैसे स्ट्रीट पे इतना ज़्यादा उसका विरोध हुआ कि उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया है। तो ये स्केल जो हमारे फार्मर का है वो नहीं है। हालांकि भारत में जो एरेबल ज़मीन है वो चाइना से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो छोटी 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 डिवाइड हुई है। शेखर, हमारा अगला सवाल आदित्य ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये स्पष्ट प्रमाण है कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बेकाबू होती जा रही है और हमें हर साल ऐसी आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और फाइनेंशियल सेक्टर की तरह ही अर्बनाइजेशन रिफॉर्म्स लागू करने चाहिए? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक सच्चाई है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। अचानक एक दिन में बहुत बारिश होगी, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि अब जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से गलत है। 1988 में पंजाब में इससे भी बड़ी बाढ़ आई थी। 2010 में आपको याद होगा उत्तर भारत में इससे भी ज़्यादा बारिश हुई थी। अभी आप देखें जितने आंकड़े आ रहे हैं, इस समय जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सब कह रहे हैं 15 साल में सबसे ज़्यादा बारिश। दिल्ली में भी जैसे अगस्त के महीने में कहते हैं कि 400 मिलीमीटर आ गई, लेकिन 15 साल पहले क्या हुआ था? 2010 में 441 मिलीमीटर आई थी अगस्त में, और 2010 में अक्टूबर तक बारिश आती रही थी। मैं आपको याद कराता हूँ, तब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स थे और अक्टूबर में शुरू होने थे, क्योंकि सब सोचते हैं तब तक तो बारिश खत्म हो जाती है, लेकिन वो भी आखिरी दिन तक बारिश होती रही। फिर एक दिन एक तमाशा हो गया, जो गेम्स विलेज बना था जहाँ एथलीट ठहरे हुए थे वहाँ पे सांप निकल आया। फिर सारी टीवी चैनल शुरू हो गए, सांप निकल आया, जैसे वो कोई स्कैम हो गया। तो ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स थे वहाँ पे, उन्होंने कहा हम सांप से नहीं डरते, हमारे देश में इससे बहुत ज़्यादा सांप होते हैं, वहाँ तो रैटल स्नेक होता है इतना खतरनाक। तो ये बारिश जो है, मॉनसून कोई सेट पैटर्न नहीं है। आपको पता है मॉनसून आएगी, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन बहुत होती है, स्पेशल वेरिएशन होती है, अमाउंट की वेरिएशन होती है साल दर साल। तो इसमें जो मैनेजमेंट है आपके रिवर्स का और आपके ले ऑफ द लैंड समझ के जिस तरीके से हम शहर बना रहे हैं बिना सोचे समझे, जहाँ मर्जी बिल्डिंग बना रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। अब हिमाचल में भी आप देखें, ये मनाली कुल्लू के पास लोगों ने बिल्कुल जहाँ नदी है और वो पहाड़ी नदी है, उसके बीच में जाके कैफ़े बना दिए थे। तो एक दिन तो पानी आएगा तो नदी अपनी जगह ले लेगी ना। तो ये अनप्लान्ड जो है, ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ये अर्बनाइजेशन नहीं है। अर्बनाइजेशन तो होना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ भी रही है और शहरों की तरफ भी जाएगी। और आइडिया भी ये है कि लोगों को खेती से शहरों में शिफ्ट करें ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करें, लेकिन उसके लिए शहरों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और शहरों में बहुत ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत है। अब देखिए इतने महंगे घर बने हैं गुड़गांव में, लेकिन कोई थिंकिंग की नहीं, सबने बारी बारी अपनी अपनी बिल्डिंग बना दी। किसी ने सोचा ही नहीं कि ये पानी का बहाव किस तरफ आता है। पानी का बहाव वो आ रहा है से पश्चिम से एक तरह से पूर्व की तरफ, और सारा पानी जो नया गुड़गांव बना है उसकी तरफ आ रहा है। जब तक आप उसके लिए ड्रेनेज नहीं बनाएंगे, आपको ये समस्या होती रहेगी। शेखर, हमारा अगला सवाल भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही है, जो हेमंत ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को संभालने में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की क्या भूमिका है और पंजाब में बाढ़ के साथ इसका क्या संबंध है? क्या पंजाब में पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एक्टिव है और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब मेरे पास एकदम रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर पीएम क्रॉप इंश्योरेंस योजना चल रही है देश में, तो मुझे लगता नहीं कि पंजाब में एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि पंजाब सरकार जहाँ तक मैंने सुना है उससे बाहर नहीं हुई है। और पंजाब ये स्कीम इस सरकार से पहले की है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जितना पानी वो स्टोर कर सकते हैं उतना स्टोर करते हैं। समस्या तब आती है जब इतनी बारिश आ जाए कि उनके रिजर्वायर भर जाते हैं और उनके रिजर्वायर के ऊपर से पानी जाना शुरू हो जाता है। फिर खतरा भी होता है कि अगर उसको आप भरने दें, कल को कोई डैम ही टूट जाए, फिर क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही। तो वो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि वो पानी रिलीज करते हैं। तो आमतौर पे वो पानी रिलीज करते रहते हैं, फिर अगले रिजर्वायर में जाता है, फिर अगले में जाता है, फिर जो आपसे इस्तेमाल कुछ नहरों में जाता है, फिर जो आपके पास फिर भी फालतू बच जाता है वो पाकिस्तान जाता है, क्योंकि सब नदियाँ फिर पाकिस्तान में जाती हैं। लेकिन जब इतनी बारिश आती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डैम में सारा पानी तो रोक नहीं सकते। तो जब वो खोलते हैं तो नीचे जो नीचे डाउनस्ट्रीम रिजर्वायर्स हैं, कैनाल्स हैं, वो सब भी भर जाती हैं। फिर जो फ्लड प्लेन्स हैं वो भी भर जाते हैं। उसके बाद वो फिर शहरों में जाता है। और इस बार तो इतना ज़्यादा पानी आया है कि माधोपुर एक जगह है जहाँ पे रावी एक तरह से
पाकिस्तान की तरफ जाती है। माधोपुर पठानकोट के पास है। अगर आप दिल्ली से जम्मू जाएंगे तो माधोपुर हेडवर्क्स के ऊपर से, बराज के ऊपर से आपकी गाड़ी जाएगी। तो उससे फिर रावी मुड़ती है और उसके बाद से रावी भारत और पाकिस्तान की सीमा बन जाती है। इस तरफ भारत, उस तरफ पाकिस्तान। वो माधोपुर हेडवर्क्स है, वहाँ पे आखिरी बार भारत पानी रोकता है, क्योंकि ये भारत का पानी है। ये जो पूर्वी नदियाँ हैं, ब्यास, सतलुज, रावी, इन पे तीनों पर पूरा भारत का हक है। तो जितना पानी रोक सकता है भारत वहाँ रोकता है। उससे पहले रंजीत सागर है उसके ऊपर, उससे ऊपर शाहपुर कांडी डैम है वहाँ पे रावी पे, उसके ऊपर रंजीत सागर डैम है। शाहपुर कांडी डैम अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, अगर होता तो थोड़ा पानी वो और रोक लेते। लेकिन इस बार क्या हुआ है, पानी का प्रेशर इतना था कि माधोपुर हेडवर्क्स के गेट्स ही ले गया वो साथ में। तो गेट्स ले गया तो सारा पानी गया उसके साथ में, और गेट्स भी साथ में गए। तब देखिए गेट्स का कितना मोमेंटम होता है, जिस चीज़ में वो टकराता है वो पुलों को तोड़ सकता है, तबाही कर सकता है। और ये जो गेट्स है, ये ब्रिटिश एरा के कभी बने हुए थे, मेरे ख्याल तो 19वीं सदी के बने हुए थे ये, और इनको रिन्यू करना चाहिए था। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो करने वाली थी, किसी ने सोची नहीं थी कि कुछ होता नहीं है। लेकिन अब लगता है अब तो खैर वो बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो भारत का सारा पानी पाकिस्तान में जाएगा, जिस पे भारत का हिस्सा है। और उसमें हम शोर शराबा करते रहेंगे, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि हम जो पश्चिमी नदियाँ हैं कश्मीर वाली, उनको रोकते हैं कि अरे भाई जो आपकी हैं उनका पानी तो आप अपने आप रोकने का इंतजाम कर लो, वो तो आपका हक है। तो ये सब बातें हैं जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है, जो मुझे लगता है कि अब दी जाएगी। और कम से कम मुझे उम्मीद है, हालांकि जो हमारी सरकारें हैं जब समस्या आती है तब बहुत बड़ी बात करती हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाती हैं। शेखर, आज का आखिरी सवाल अर्जुन मलिक से आता है। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया है, जिसके पारित होने पर सिटिंग पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स को 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहने पर पद से हटा दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को पूरी तरह से बदलकर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट कर दिया है? क्या ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और वो भी खास करके तब जब एजेंसीज जो ये किसी के भी ऊपर जो भी एलिगेशन लगा देती हैं, और उसके बाद में 6 साल 7 साल केस चलता है, या 16 साल या 2 पीढ़ी केस चलता है, और या फिर आपको 6-6 साल बेल नहीं मिलती है, कि आप, क्योंकि आपका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। अब देखें जैसे उमर खालिद वगैरह का केस है, तो ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है और बेल भी नहीं मिल रही है। तो सरकार के पास ऐसे बहुत कानून है, जैसे पीएमएलए है, पीएमएलए में भी बेल आपका राइट नहीं है, यूआपा में बेल आपका राइट नहीं है, जी। ऐसे एनडीपीएस में बेल आपका राइट नहीं है। तो ऐसे ऐसे कानून हैं, जब अगर एजेंसीज बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होंगी तो फिर तो उसका मिसयूज कहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर एजेंसी स्वतंत्र हो भी तो फिर भी सिर्फ शुबे के ऊपर आप किसी को चीफ मिनिस्टरशिप से निकाल दो या प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाल दो, जबकि वो चुना हुआ हो और संवैधानिक तरीके से उस पोजीशन में आया हो। ये वोटर की एक तरह से इंसल्ट है। अच्छी बात यह है कि ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। वो अभी तो है नहीं, बीजेपी की और एनडीए की, और चांस भी नहीं है कि अभी होगी, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसके भी करीब 230 के करीब हैं। आप सोचेंगे करीब 300-303 के करीब कुछ आते हैं अब सारे मिला के, बीजेपी और उसके एलाइज के, और जो 2/3 के लिए करीब 362-63 चाहिए। तो वो अभी इस पार्लियामेंट में तो नहीं होने वाले हैं। अगली पार्लियामेंट में किसी के 2/3 आती है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये पास होगा तो ये बहुत ज़्यादती होगी। इससे भारत का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है उसको बहुत धक्का लगेगा, और मुझे लगता नहीं बाद में कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको पास करेगा, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस होती है। अगर पास हुआ भी तो मुझे लगता है ये स्टे किया जाएगा, और लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इशू बना दिया जाएगा इसको, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बना हुआ है। शेखर, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल भेजने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे जवाब आपके सवालों पर खरे उतरे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम अगले हफ्ते फिर आपके सवालों का जवाब देने के लिए उत्सुक हैं।